Today I will discuss what is manufacturing, manufacturing process and classification of manufacturing process in details। तो पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड। एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ है लैटिन वर्ड से। दो लैटिन वर्ड है, मानस और फैक्टस। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली मानस मीन्स हैंड एंड फैक्टस मीन्स मेक, मीन्स मेड बाय हैंड। कोई भी चीज़ें जब हम हैंड से बनाते हैं उससे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली एंशिएंट टाइम पे क्या था कि जो भी हम चीज़ें बनाते थे, चाहे टूल हो या फिर ह्यूमन जो जिससे हंटिंग के पर्पज़ से जो टूल बनाता था, जैसे कोई स्टोन्स वगैरह या नुकीले पत्थर के जो टूल्स उसको घिस के बनाते थे, तो उस टाइम पे जो भी टूल्स वगैरह बनते थे हंटिंग पर्पज़ के लिए या फिर कोई भी खेती वगैरह के लिए, सब हैंड से ही बनते थे। तो वहाँ से ये नाम इंट्रोड्यूस हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। अब देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस। The process of converting raw material component or parts into finished goods that meets a customer expectation और specification। देखिए, कोई भी हम रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड्स में या फिर प्रोडक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं और जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मीन्स कस्टमर की नीड क्या है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वही आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जो भी चीज़ हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या जो भी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। अदरवाइज बनाने से फ़ायदा क्या होगा जब हमको कोई प्रॉफिट या प्रोडक्शन में जब सेलिंग ही नहीं होगी। तो इसलिए जो भी कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन या फिर जो उसकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये है रॉ मटेरियल और इससे को मैंने कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट में, तो ये फिनिश या गुड्स या प्रोडक्ट है। यदि इसको नॉमेनक्लेचर कर दें तो रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हम फिनिश या गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उससे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक अब आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? देखिए, इसके पहले आपने देखा था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स रॉ मटेरियल को हम डिजायर्ड शेप या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल को आप कौन से मेथड द्वारा या कौन सा स्टेप द्वारा कौन कौन सा स्टेप आप अप्लाई करके किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मेथड या स्टेप्स या फिर वो इक्विपमेंट्स में कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब जो होता है उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेसिकली देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द स्टेप थ्रू विच रॉ मटेरियल आर ट्रांसफर्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। आपने इसके पहले देखा कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिनिश गुड्स में हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? जो स्टेप्स है, कोई मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर स्टेप होगा जिस स्टेप से पास होकर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो जो स्टेप्स है उससे ही हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आइए इसको ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये रॉ मटेरियल है और इसको आपने अप्लाई सेंड किया रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो सेकंड जो रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया, मीन्स डिजायर्ड शेप में या फिर जो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ इसमें स्क्रैप भी बचेगा। सपोज जैसे आप टोटल रॉ मटेरियल को किसी डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई कंपोनेंट नहीं बना सकते, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचता है, तो ये है आपका वेस्ट या फिर स्क्रैप पार्ट्स। अब जो बीच का जो मैकेनिज्म है, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के बीच में जितने प्रोसेस होते हैं उससे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी कौन कौन से स्टेप या मेथडोलॉजी हम यूज करते हैं तो उसको हम देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप इसमें यूज होता है, कोई भी रॉ मटेरियल को हम पहले शेपिंग करते हैं। मीन्स आप सपोज कोई भी कंपोनेंट आपको बनाना है तो पहले हम रॉ मटेरियल को उस कंपोनेंट का डिजायर्ड शेप देंगे। क्लियर है कि नहीं? सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आपको उस कंपोनेंट को आपने एक डिजायर्ड शेप दे दिया, फिर उसमें जो एक्सेस मटेरियल होगा उसको आप रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। तो सेकेंड जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो पास होगा मशीनिंग प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? थर्ड जो आपका रॉ मटेरियल है वो पास होगा फार्मिंग प्रोसेस से। फार्मिंग भी एक तरीके का शेपिंग प्रोसेस ही है। देखिए, शेपिंग मीन्स कि जो भी डिजायर्ड शेप आप बना रहे हैं कोई भी कंपोनेंट, सपोज आप
कनेक्टिंग रॉड बना रहे हैं रॉ मटेरियल से, तो पहले आप कनेक्टिंग रॉड का एक शेप देंगे। जब शेप दे देंगे, मशीनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, जो एक्सेस मटेरियल उसके सरफेस पे उसको आप रिमूव करेंगे। क्लियर है कि नहीं। फार्मिंग प्रोसेस में, फार्मिंग प्रोसेस होता है बेसिकली जैसे हीट या कंप्रेशन या फोर्स वगैरह लगा के जब हम शेप में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के प्रॉपर डिफिनीशंस को समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको हम क्या करते हैं, जब कंपोनेंट बन जाएगा तो उसको हम हर पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, असेंबल करेंगे, उसे हम बोलते हैं असेंबलिंग प्रोसेस। और जो फाइनल आपका जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो स्टेप है वो है फिनिश गुड्स या फिर सरफेस फिनिश। जो भी प्रोडक्ट आपने बना लिया उसके सरफेस को हम बिल्कुल स्मूथ करेंगे या क्लीन करेंगे, जिससे कि उस सरफेस पे कोई इरेगुलरिटीज या रफनेस हो वो क्लीन हो जाए। तो आई थिंक आपको दोनों वर्ड क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए मैन्युफैक्चरिंग मीन्स रॉ मटेरियल को आप किसी प्रोडक्ट या फिर डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स कि जो रॉ मटेरियल किस स्टेप से या किस कौन कौन सी मशीन से पास हो रहा है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट तब जाके बन रहा है। तो जो मशीन या इक्विपमेंट या मैन या फिर लेबर जो जो आपने यूज किया है, यदि सबको कंसिडर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपको प्रीवियस में ही बताया था, इसका क्लासिफिकेशन आपने देखा था। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है, जैसे शेपिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग, असेंबली और सरफेस फिनिश। अब इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन से पहले हम थोड़ा सा मटेरियल पे देख लेते हैं। जो आप रॉ मटेरियल जिसको हम बोल रहे हैं, जो आप मार्केट से परचेज करते हैं, वो बेसिकली आता कहाँ से। देखिए जो रॉ मटेरियल है, जब आप ज़मीन से या फिर जब आप खुदाई वगैरह करते हैं, जो मटेरियल सपोज जैसे आयरन है, जब आप खुदाई करते हैं तो जो आयरन जो ग्राउंड से मिलता है वो ओर के फॉर्म में होता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे जो कुछ आयरन के ओर हो गए, जैसे हीमेटाइट हो गया या फिर मैग्नेटाइट हो गए, तो ये आयरन जो ग्राउंड से आप ऑब्टेन करते हैं तो ये ओर के फॉर्म होते हैं। इस ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती है। तो हम ओर को ब्लास्ट फर्नेस में या कोई भी फर्नेस में ले जाते हैं, इसको मेल्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं। जब आप किसी मटेरियल को मेल्ट करते हैं, जब वो मेल्टिंग या लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोल्टन मेटल। तो जब आयरन को जब आप मेल्ट करते हैं, जो कि ग्राउंड से निकलता है और को जब आप मेल्ट करेंगे तो जो उसमें इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी को हम उससे निकाल देते हैं उस ब्लास्ट फर्नेस में मेल्टिंग कंडीशन में। या तो इम्प्योरिटी अपर सरफेस पे आएगी या लोअर सरफेस पे, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्योर फॉर्म में जो आयरन होता है, उस आयरन को हम सॉलिडिफाई करते हैं, जिसको कि बिलेट के फॉर्म में या स्लैब के फॉर्म में या राड के फॉर्म में उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं। यही बिलेट, स्लैब या राड फॉर्म मार्केट में बिकता है। तो जो रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं वो या तो बिलेट फॉर्म में होता है या स्लैब फॉर्म में होता है या राड फॉर्म में होता है। अब देखिए बिलेट क्या है, स्लैब क्या है, ये राड क्या है, आप डायग्राम पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो ये कि आपको कैसा दिख रहा है, स्लैब का फॉर्म है, और ये इस टाइप में कैसा है, राड के फॉर्म में। यही तीनों फॉर्म में मटेरियल मार्केट में मिलता है और उसको हम परचेज करके इंडस्ट्री में इसी पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी और शेपिंग प्रोसेस। देखिए प्राइमरी और शेपिंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं, अब उससे सपोज जो भी कंपोनेंट बनाना है, सपोज हमको 4 व्हीलर का व्हील का रिम बनाना है, तो उस रॉ मटेरियल को उस रिम में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स उसी शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग में, हमको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं, मीन्स वही शेप हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे देखिए, टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू डिजायर्ड शेप, उसी शेप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शेपिंग प्रोसेस है। अब देखिए जो शेपिंग प्रोसेस के जो मेथड्स हैं, जैसे सम का इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी शेपिंग जो प्रोसेस है, जैसे देखिए फर्स्ट है कास्टिंग मेथड। देखिए कास्टिंग क्या है, कास्टिंग मीन्स कि जो आप रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके लाए हैं उसको हम मेल्ट करेंगे, दोबारा रीमेल्ट करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी यदि इम्प्रूव करना है उसका, तो हम उसमें कुछ मीन्स कुछ मटेरियल को और मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम उसको किसी डिजायर्ड शेप में या कि रिप्लिका में जब हम उसको रखेंगे तो उसी शेप में या रिम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कास्टिंग। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कास्टिंग प्रोसेस क्या है।
तो डिटेल्स में आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस कुछ है, जैसे कास्टिंग हो गया, नेक्स्ट है पाउडर मेटलर्जी, क्लियर है कि नहीं, और फॉर्जिंग, ये सब प्रोसेस होते हैं कि शेपिंग प्रोवाइड करने के लिए, कि कोई जो जो भी प्रोडक्ट हमको डिज़ाइन करना है और उसको रॉ मटेरियल से उस पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करने के लिए। थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सपोज जैसे ये रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल को हमने एक पर्टिकुलर सपोज सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाना है, तो इस ब्लॉक में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ब्लॉक के बॉटम पे या लेफ़्ट राइट कुछ इसमें अनवांटेड मटेरियल है। ये अनवांटेड मटेरियल क्या है, उसको हम आगे मशीनिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक प्राइमरी और शेपिंग प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेस। अब देखिए, जब जब आपने फर्स्ट देखा था शेपिंग प्रोसेस में, जब आप रॉ मटेरियल को किसी डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर रहे थे, तो कुछ एक्सेस मटेरियल उसके सरफेस पे बचा रह जाता था। उसी एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो मशीनिंग प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस द प्रोडक्ट हैव अनवांटेड मटेरियल ऑन सरफेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड शेप इज कॉल्ड मशीनिंग। क्लियर है कि नहीं? जब रॉ मटेरियल से हम किसी डिजायर्ड शेप को कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को, सपोज जैसे ये डायग्राम देखिए, आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया, जैसे प्रोडक्ट को देखिए, लेकिन कुछ इसमें देखिए लेफ्ट और राइट बॉटम पे कुछ क्या है, अनवांटेड मटेरियल भी स्टिक है। तो हमको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए वो ये नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में जो एक्सेस मटेरियल है इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड या बॉटम पे, उसको रिमूव करके इसको रिक्वायर्ड शेप या डायमेंशंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? अब सब कॉमन मशीनिंग प्रोसेस उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है टर्निंग। टर्निंग से हम आउटर सरफेस को क्लीन करते हैं। ये ऑपरेशन लेथ मशीन पे ऑपरेट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, इसको आप देख सकते हैं। सेकंड है मिलिंग, ये भी एक ऑपरेशन है। थर्ड है नर्लिंग, किसी सरफेस पे रफनेस क्रिएट करने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। थर्ड है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, ज़्यादातर मटेरियल को हम इससे रिमूव करते हैं आउटर सरफेस पे। तो चलिए इसको भी ब्लॉक डायग्राम से देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सपोज ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को हमने एक शेपिंग मेथड से इसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया है, पर इसमें एक्सेस मटेरियल है, देखिए लेफ्ट राइट और बॉटम पे। जब हम इस पर मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस ये प्रोडक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्यूरेट डायमेंशन में आ जाएगा। अब इसी एक्यूरेट डायमेंशन से मीन्स एक्सेस मटेरियल को जब हम शेपिंग या फिर इक्विपमेंट से रिमूव करते हैं शेपिंग प्रोडक्ट को, तो उसी को हम बोलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। अब इसको आप देखिए, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है वो रॉ मटेरियल है, जो बीच में है वो शेपिंग प्रोडक्ट है, लेकिन अनवांटेड मटेरियल को इसमें रिमूव करके देखिए फिनिश जो प्रोडक्ट मिला आपको बिल्कुल एक्यूरेट शेप और साइज के मिला। क्लियर है कि नहीं? तो मशीनिंग प्रोसेस द्वारा जो एक्सेस मटेरियल होते हैं शेपिंग प्रोडक्ट पे उसको रिमूव करते हैं जिससे कि वो एक्यूरेट डायमेंशन में आ जाए। उसी प्रोसेस को हम मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल फार्मिंग प्रोसेस। मेटल फार्मिंग प्रोसेस में भी किसी रॉ मटेरियल को हम डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम जो रॉ मटेरियल को हम डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं उस मटेरियल पे हम या तो प्रेशर, कंप्रेशन, टेंशन, शेयर इस टाइप के फोर्स अप्लाई करके हम रॉ मटेरियल को डिजायर्ड शेप में या जो रिक्वायर्ड शेप है उस शेप में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मेटल फार्मिंग प्रोसेस भी एक तरीके से शेपिंग प्रोसेस है, पर इसमें हम रॉ मटेरियल को प्रेशर फोर्स या तो कंप्रेशन टाइप फोर्स, जब हम फोर्स लगा के रॉ मटेरियल को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम मेटल फार्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से कॉमन मेथड है जो कि मेटल फार्मिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट है रोलिंग, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो जैसे फर्स्ट है रोलिंग, सेकंड एक्सट्रूजन प्रोसेस, थर्ड है ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस से देखिए वायर वगैरह बनता है, जो जो बिजली के जो वायर वगैरह है ये सब ड्राइंग प्रोसेस से बनते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस से टूथपेस्ट का जो ट्यूब है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनते हैं। तो रोलिंग प्रोसेस से जो बिलेट या गाटर वगैरह जो गाँव वगैरह में जो गाटर पट्टी वगैरह का जो बनता है ना वो हाउसेस वगैरह, तो वो भी रोलिंग प्रोसेस से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मेटल पे क्या अप्लाई करेंगे, या तो कंप्रेशन फोर्स या तो टेंसल फोर्स
जब हम फोर्स अप्लाई करके किसी रॉ मटेरियल को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस होता है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब सपोज जैसे देखिए ये रोलिंग प्रोसेस का एक एग्जांपल है। इसमें देखिए दो रोलर है, एक रोलर अप साइड है, एक डाउन साइड, दो रोलर है। और जो लेफ्ट साइड जो मेटल है, देखिए लेफ्ट साइड जो मेटल आप इंसर्ट किए हैं ये कैसा है, बिलेट फॉर्म में मेटल है। और जब मेटल जब रोलर से पास हो रहा है तो ये कंप्रेस कर रहा है मेटल को, क्लियर है कि नहीं। तो इसका डायमेंशन, इसका जो एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं रोलर से, इसको हम सीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। जैसे फोर बॉडी के जो सीट वगैरह होते हैं, लंबे लंबे चौड़े सीट, या फिर गांव वगैरह में देखिए जो छत वगैरह सीट पे टीन वगैरह के जो होते हैं वो सब रोलिंग प्रोसेस से बनते हैं। क्योंकि मटेरियल देखिए आपका इतना पतला या सीट टाइप नहीं होता है। लेकिन जब रोलर से आप मटेरियल को एक बिलेट फॉर्म में जो मटेरियल है उसको यदि रोलर से पास करेंगे तो वो फैल जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गए, उस पर यदि आप रोलर से कंप्रेस फोर्स लगाएंगे तो वो फैल जाता है, सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो जो सीट वगैरह फार्म हो गए या फिर जो फोर व्हीलर की जो बॉडी वगैरह बनती है वो किस प्रोसेस से बनती है, मेटल फार्मिंग प्रोसेस द्वारा ही बनती है। क्योंकि वहाँ पे हम जो सीट में कन्वर्ट करते हैं किसी बिलेट या ब्लूम फार्म में मटेरियल को, वो प्रेशर या फिर कंप्रेशन टेस्ट फोर्स अप्लाई करके ही हम उसको सीट फार्म में कन्वर्ट करते हैं। जो वायर वगैरह है, सपोज जो वायर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उस वायर को देखिए टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाते हैं। जो थर्ड आपका क्या है, टेंशन, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा के उसको हम वायर फार्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सब जो मेटल फार्मिंग के जितने भी जैसे रोलिंग है, एक्सट्रूजन है या ड्राइंग है, ये सब डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको केवल क्लासिफिकेशन देखना है कि मेटल फार्मिंग के अंडर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो केवल इतना ही आपको यहाँ पे स्टडी करना है। अदरवाइज रोलिंग, एक्सट्रूजन या ड्राइंग को आपको डिटेल्स में देखना है तो अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप है ज्वाइनिंग और असेंबलिंग प्रोसेस। देखिए ये ज्वाइनिंग और असेंबली प्रोसेस है क्या। चलिए फोर व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए जैसे फोर व्हीलर आपको बनाना है तो आप ऐसा नहीं कि एक साथ फोर व्हीलर को बना के निकाल लेंगे। जैसे कोई भी एक गाड़ी लेते हैं, जैसे जैसे इंडियन कंपनी है टाटा जो कि फोर व्हीलर बनाती है। अब जब फोर व्हीलर जैसे टाटा की कोई एक हेक्सा कार लेते हैं, अब जो हेक्सा कार है आप उसको ऐसा नहीं कि आप एक साथ बना लेंगे, आप उसके अलग अलग पार्ट्स को बनाएंगे। जैसे टाटा, जैसे आप टायर को बनाएंगे, उसके बॉडी को बनाएंगे, चेचिस को बनाएंगे, क्लियर है कि नहीं, उसका सस्पेंशन, उसका इंजन, हर पार्ट्स को आप इंडिविजुअली बनाएंगे। कौन से प्रोसेस द्वारा, जैसे आपने फर्स्ट देखा था शेपिंग प्रोसेस द्वारा, फिर उसको आप मशीनिंग करेंगे। तो सब इंडिविजुअली आप हर पार्ट्स को पहले बनाएंगे। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है, इसमें जो आपने पार्ट्स बनाया है हर पार्ट्स को आप असेंबल करेंगे, क्लियर है कि नहीं। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप से फोर व्हीलर का एग्जांपल लेंगे तो फोर व्हीलर का सपोज आपने सब टायर बनाया, आपने बॉडी चेचिस इंडिविजुअली सब पार्ट्स, आपने इंजन बनाया, सब इंडिविजुअली पार्ट्स को आप बनाया। और ज्वाइनिंग और असेंबली प्रोसेस इस स्टेप में हर पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे। जो असेंबल करने का जो प्रोसेस है उसे हम ज्वाइनिंग और असेंबलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द पार्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट विच परफॉर्म द डिजायर फंक्शन इज कॉल्ड असेंबली, क्लियर है कि नहीं। अब जो ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं किसी भी कंपोनेंट को ज्वाइन करने के लिए। जो फर्स्ट है उसे हम टेम्परेरी ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखिए टेम्परेरी ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपके नट बोल्ट ज्वाइंट जो होते हैं, बोल्टेड ज्वाइंट या उनको नट बोल्ट ज्वाइंट, वो कैसे टेम्परेरी ज्वाइंट है, क्योंकि नट और बोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, तुरंत ओपन कर सकते हैं और तुरंत हम क्या कर सकते हैं, उसको टाइट भी कर सकते हैं। तो जो नट बोल्ट है या फिर जो स्क्रू ज्वाइंट है, आपने स्क्रू यूज किया होगा, जैसे स्क्रू तो आप जनरली यूज करते हैं, तो स्क्रू हो गए या नट बोल्ट हो गए, वो टेम्परेरी ज्वाइंट है। अब जैसे फोर व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं तो फोर व्हीलर का जैसे जो व्हील है, पहिया, पहिए में देखिए नट बोल्ट ज्वाइंट्स होता है, टेम्परेरी ज्वाइंट। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा आवश्यकता होती है उसे ओपन करने के लिए, क्योंकि जब टायर वगैरह पंचर हो जाते हैं या फिर टायर जब वियर आउट हो जाता है तो उसको हमेशा हमें निकाल के चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ पे हम नट बोल्ट ज्वाइंट यूज करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो जो फर्स्ट है टेम्परेरी ज्वाइंट। सेकेंड है सेमी परमानेंट ज्वाइंट। देखिए सेमी परमानेंट ज्वाइंट में हमारा क्या आता है, रिबिट ज्वाइंट। जैसे आपके जींस के पैंट में जो बटन्स होते हैं वो देखिए रिबिट द्वारा बने होते हैं। रिबिट ज्वाइंट्स में सेमी परमानेंट ज्वाइंट होते हैं। इसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं लेकिन दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, केवल आपको जो निकालना, ब्रेक करना है, इसको ईजी होता है। इसका यूज जनरली हम फोर व्हीलर के केस का एग्जांपल लेंगे तो बॉडी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। जो बॉडी होती है
आप देखिए जो जॉइंट्स होते हैं या तो बिल्ड जॉइंट द्वारा और कहीं के रिबिट जॉइंट्स भी उसमें बने होते हैं। थर्ड जो जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट। तो जो परमानेंट जॉइंट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वेल्डिंग। देखिए यदि आप बिल्डिंग कर देंगे कहीं पे, तो बिल्डिंग के बाद वो जॉइंट्स कैसा हो जाता है, परमानेंट। आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेक किए हुए। तो उस कंपोनेंट को आपको ब्रेक करके ही आप उसको अलग कर सकते हैं। तो जॉइनिंग प्रोसेस में बेसिकली यही 3 टाइप हम यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए जैसे नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये एग्जांपल लीजिए फोर व्हीलर का। ये देखिए फोर व्हीलर है, इसमें क्या क्या है। इसके देखिए फोर व्हीलर के हर एक पार्ट्स इंडोली पार्ट्स हैं। जैसे देखिए बॉडी अलग है, इसके फोर जो चारों व्हील्स है वो भी अलग है, सीट अलग है, जो गेट है गेट अलग है। आगे देखिए जो इंजन के जो हर एक इंडिविजुअली पार्ट्स है वो सब आपको देखिए इंडिविजुअली पार्ट्स बना हुआ है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी इंडस्ट्री में किसी फोर व्हीलर का, तो हर पार्ट्स को हम बनाते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि फोर व्हीलर आप एक ही बार में फोर व्हीलर बना देंगे, नहीं। हर पार्ट्स को पहले हम बनाते हैं, फिर उसको लाइन में असेंबल करते हैं। सपोज एक लाइन, एक जगह व्हील लगेगा, एक जगह चेचिस लगाते हैं, फिर बॉडी लगाते हैं, उसके बाद गेट लगाते हैं, तो इंजन फिर एक जगह फिट करते हैं। तो हर पार्ट्स को हम क्या करते हैं उसमें असेंबल करते हैं। और जब हम इस जैसे देखिए इसमें इस डायग्राम में, तो जो इसके पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे वहाँ पे हम यही तीनों मेथड यूज करते हैं। या तो टेम्परेरी जॉइंट्स मिलेगा आपको, या तो सेमी परमानेंट मिलेगा, या परमानेंट जॉइंट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका हम अप्लीकेशन करते हैं। और जब हम पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो इस तरीके से ये आपकी कार, इस तरीके से आप कार आपको कंप्लीट मिलता है। तो इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को बनाते हैं, और उसको जब इंडिविजुअली बना के जब हम ज्वाइन करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन और असेंबली प्रोसेस। और ये जो कार दिख रही है ये टाटा की कार है, एक्सा कार, काफ़ी फेमस ब्रांड है टाटा। लास्ट स्टेप है मेटल फिनिशिंग प्रोसेस या सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। देखिए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जब कंपोनेंट आपका बन जाता है तो उसमें बिल्कुल स्मूथनेस लाने के लिए, सपोज इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज या थोड़ा सा भी रफनेस ना हो, बिल्कुल टच करने में स्मूथनेस हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। सपोज आप जब कंपोनेंट को बनाते हैं, जैसे फोर व्हीलर का ही लीजिए, जब बॉडी वगैरह जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो पेंट को हम पोतने, उस पर पेंट अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए रफ पेपर से उसको क्लीन करते हैं अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से क्लीन करते हैं जिससे कि उस पर जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो वही स्मूथनेस जो प्रोसेस है वही सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। डेफिनेशन देखते हैं, एनी प्रोसेस डेट अल्टर द सरफेस ऑफ मटेरियल फॉर एस्थेटिक और फंक्शनल पर्पज। क्लियर है कि नहीं? सुंदरता के लिए जो हम उसमें फिनिशिंग करते हैं वही प्रोसेस आपका क्या है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। अब देखिए जब हम सुपर फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो भी आपका कंपोनेंट है या फिर जो जॉब है जब वो या फिर वर्कपीस है, उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए इसमें जो मटेरियल का रिमूवल होता है किसी सरफेस से, वो माइक्रोन में होता है, बिल्कुल माइन्यूर में, तो उससे डायमेंशन में चेंज नहीं आता। सपोज जैसे आपका कोई रेक्टेंगुलर कोई वो है, जैसे ये रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है, 10 इंच डायमीटर उसका है, तो रफनेस जब आप सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस उस पर अप्लाई करेंगे तो उसके डायमेंशन में चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि डायमेंशन 10 से 9 mm हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मटेरियल रिमूव करता है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस से, जिससे कि वो सरफेस कैसा हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। क्लियर है कि नहीं? आपको सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में और मशीनिंग प्रोसेस जो सेकंड था उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मशीनिंग प्रोसेस में हम एक्सेस मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते थे। यहाँ भी हम अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं, लेकिन जो पर्पज होता है यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में रिमूव करते हैं, जिससे क्योंकि जो सरफेस की जो फिनिशिंग है वो एक्यूरेट आ जाए। मैं कह सकते हैं कि एक्यूरेट डायमेंशन में आ जाए, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, टच करने पे कैसा फील हो आपको। जैसे फोर व्हीलर वगैरह देखिए जब बॉडी टच करते हैं बिल्कुल स्मूथनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि उसको सरफेस फिनिशिंग द्वारा एकदम जहाँ भी इरेगुलरिटीज, स्मॉल अमाउंट में भी इरेगुलरिटीज होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो क्लियर है? अब कुछ कॉमन सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जैसे जो फर्स्ट है हॉर्निंग प्रोसेस। इससे इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल, जैसे पिस्टन सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर को हम क्लीन करने के लिए जनरली हॉर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं, या फिर किसी सरफेस को स्मूथनेस मिस माइक्रोन लेवल पे हम स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए इसमें जो मटेरियल का रिमूव होता है वो माइक्रोन लेवल पे होता है। सेकेंड है लैपिंग। लैपिंग भी एक तरीके से सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। ये हम इंडिविजुअली इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, नाम इसमें जानना है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस कौन कौन से। थर्ड है पॉलिशिंग।
ये भी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। फोर्थ है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो आपने जनरली देखा होगा, ग्राइंडिंग मशीन। इससे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। इससे हम एक्सेस फार्म में भी और स्मॉल अमाउंट में भी मटेरियल, इसलिए हम इसको दोनों फार्म में हम मटेरियल इससे रिमूव करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी यूज हुआ है और मशीनिंग प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो क्लासिफिकेशन थे 5, आई थिंक अब आपको टोटल डिस्कस हो गए होंगे। इसमें फर्स्ट होता है शेपिंग। किसी भी प्रोडक्ट को हम शेपिंग में कन्वर्ट करते हैं, शेप में, उसी शेप में बनाते हैं। सेकंड, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। थर्ड है अनदर प्रोसेस है शेपिंग का, जिसे हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। फोर्थ क्या करते हैं हम, जॉइनिंग प्रोसेस और असेंबलिंग प्रोसेस है, सब कंपोनेंट को असेंबल कर देते हैं। और फिफ्थ प्रोसेस है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। अब देखिए जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में अप्लाई करेंगे किसी उसमें इंडस्ट्री में। आप देखिए, या तो जॉइनिंग प्रोसेस से पहले भी हर इंडिविजुअली पार्ट्स को आप सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि ये जो लास्ट में इसको अप्लाई करेंगे, नहीं, आप असेंबली से पहले भी कर सकते हैं और असेंबली के बाद भी इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं उस कंपोनेंट पे। वो डिपेंड्स करता है कि कंपोनेंट का नेचर कैसा है, स्मॉल साइज में है या फिर बिग साइज में है। तो उसी पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इस सभी सरफे जो प्रोसेस है उसको हम उस कंपोनेंट पे या वर्क पीस पे या फिर जॉब पे अप्लाई करते हैं। आइए अब डिस्कस व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and classification of manufacturing process. Today I will discuss manufacturing system and its classification in details. So basically what is manufacturing system? Manufacturing system means arrangement of machine. Suppose कोई भी रॉ मटेरियल को हम किसी फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो जिस जिस मशीन से या इक्विपमेंट से पास होगा, तो उस मशीन या इक्विपमेंट्स को इस तरीके से अरेंज या सीक्वेंस में लगाते हैं जिससे कि रॉ मटेरियल इफ़िशिएंट वे में पास हो के फिनिश गुड्स में पास हो। डैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर हम जनरली जो मशीन यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उस मशीन्स को ऐसे अरेंजमेंट में रखते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस में रखते हैं कि जो रॉ मटेरियल हो वो इफ़िशिएंट वे में पास होते हुए उस मशीन से डिजायर्ड प्रोडक्ट में कंप्लीट। चलिए अब डिफिनीशन देखते हैं। The term manufacturing system refers to a collection or arrangement of operation and process used to make a desired product। तो क्लियर है कि नहीं? तो जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं या ऑपरेशन के लिए जो मशीन और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट है कि किस अरेंजमेंट पे पास होकर जो रॉ मटेरियल है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अरेंजमेंट ऑफ मशीन को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए, इट इंक्लूड्स द एक्चुअल इक्विपमेंट्स फॉर कंपोजिंग द प्रोसेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ दोज प्रोसेस। चलिए इसको ब्लॉक डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यदि इसको ब्लॉक में देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे देखिए मटेरियल, एनर्जी, डिमांड, सोशल पॉलिटिक्स और इंफॉर्मेशन। ये सब जो पैरामीटर है, मटेरियल, एनर्जी, डिमांड, सोशल पॉलिटिक्स एंड जो इन्फॉर्मेशन है, ये एज ए इनपुट पैरामीटर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए ये सब कैसे हैं, इनपुट पैरामीटर। और जो प्रोडक्ट है, इन्फॉर्मेशन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जो रॉ मटेरियल है, जो ये मटेरियल शो कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल, तो इसमें क्या आपको आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम यूजर्स को, और कुछ डिफेक्ट एंड स्क्रैप, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं एज ए आउटपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब जो बीच का मैकेनिज्म है, इसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मशीन। सपोज कोई कंपोनेंट ए है, उसके लिए हमने मशीन्स को अलग सीक्वेंस में लगाया। सपोज कंपोनेंट कोई प्रोडक्ट बी चेंज करना हुआ, प्रोडक्ट को बी कंपोनेंट के लिए हमने मशीन्स को चेंज किया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पार्टिकुलर जॉब के लिए ये चेंज होता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, एक कम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट करेक्टराइज बाय मेजरेबल पैरामीटर। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जो दो पैरामीटर हैं, फर्स्ट है फिजिकल एलिमेंट और एक है सेकंड है मेजरेबल पैरामीटर, ये चेंज होते रहते हैं। पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पार्टिकुलर जॉब के लिए ये दोनों पैरामीटर चेंज होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो मेजर्ड करने के लिए दो पैरामीटर है,
फर्स्ट है फिजिकल एलिमेंट और सेकंड है मेजरेबल पैरामीटर। अब ये दोनों पैरामीटर है क्या, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है फिजिकल एलिमेंट। अब फिजिकल एलिमेंट्स है क्या, फिजिकल एलिमेंट्स वो हैं जो हम फिजिकली उसको हम क्या कर सके, फील कर सके। अब जैसे देखिए किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो मशीन है जिसको हम यूज कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो मशीन्स है वो किस में आएंगे, फिजिकल एलिमेंट्स में आएंगे। और ये डिस्टर्बेंस में आते हैं क्यों, क्योंकि हर कंपोनेंट या जॉब के लिए हम मशीन्स के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो ये पैरामीटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में आते हैं। सेकंड है टूल। सपोज कंपोनेंट ए बना रहे हैं उसके लिए हमने अलग टूल यूज किया कटिंग के लिए, सपोज ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अलग टूल यूज किया। तो क्लियर है कि नहीं, जो टूल का भी ये क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो रहे हैं। तो ये पैरामीटर किस में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। थर्ड है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या है, जनरली जो मटेरियल को हैंडल करते हैं या फिर कैरी करते हैं इनसाइड द वर्कशॉप किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से अनदर प्लेस के लिए। तो ये जनरली कई टाइप्स में हम जनरली यूज करते हैं, जैसे रैक हो गया, ये कन्वेयर हो गया। अब जनरली हम एजीबी यूज करते हैं जिसको हम ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल बोलते हैं, या फिर एलिवेटर्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे डेल वगैरह में आप देखिए जो कन्वे होता है, एक लैपटॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक कन्वेयर यूज करते हैं जो कि चैन वगैरह से ऑपरेट होता है। तो इस टाइप का भी हम इसमें फिजिकल एलिमेंट्स में हम इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है पीपल। वो तो वर्कर्स हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर जॉब के लिए ये हैंडल करते हैं। तो जो ये पैरामीटर्स है ये आते हैं फिजिकल एलिमेंट्स में। अब जो सेकंड है मेजरेबल पैरामीटर। अब ये मेजरेबल पैरामीटर क्या है, इसमें हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस पे होता है उस कंडीशन में हम ये पैरामीटर यूज करते हैं। सपोज जब प्रोडक्शन स्टार्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में तब हम इस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, देखिए जो फर्स्ट है प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट क्या है, प्रोडक्शन रेट मीन्स सपोज एक घंटे में आप कोई एक कंपोनेंट बना रहे हैं, उस कंपोनेंट को आप एक घंटे में 5 कंपोनेंट बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन रेट कितना हो गया, 5 कंपोनेंट पर आवर। सपोज आपने मेजर किया प्रोडक्शन रेट इस समय कितना है, 5 कंपोनेंट पर आवर, तो आप ट्राई करेंगे कि हम इसको इंक्रीज करें, 6 प्रोडक्ट या 7 प्रोडक्ट बना सकते हैं मशीन्स का अरेंजमेंट चेंज करके या प्रोसेस को चेंज करके। तो ये पैरामीटर क्या होता है, प्रोडक्शन रेट, जिसको हम ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, इम्प्रूव। नेक्स्ट पैरामीटर है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री मीन्स क्या हुआ है, इन्वेंट्री मीन्स रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री में हम जो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो रॉ मटेरियल है किसी इंडस्ट्री में उसको हम प्रॉपर चेक करते रहते हैं जिससे कि उसका स्टॉक ख़त्म ना हो। यदि एक पार्टिकुलर लेवल तक जब ये स्टॉक बचा रहता है इंडस्ट्री में तो हम तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं किसी फर्म से, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा रुक ना पाए। नेक्स्ट पैरामीटर जो है परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स। अब सपोज कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको हम प्रॉपर चेक करते हैं कि जिससे जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है बन के कंप्लीट बन के उसमें कितना परसेंट डिफेक्ट है। सपोज 10 कंपोनेंट आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसमें से एक आध कंपोनेंट डिफेक्ट है, तब वो माना जाता है कि ये सही है, प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। यदि 3 कंपोनेंट 10 में से यदि ख़राब है तो प्रोडक्शन को तुरंत रोक देते हैं, क्योंकि जो हम टूल यूज कर रहे हैं या मशीन यूज कर रहे हैं, जो हमारा मेथोडोलॉजी है उसमें हम चेंजेज लाते हैं जिससे कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट और कम हो सके। तो ये पैरामीटर भी हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन मेजर करते हैं। और जो लास्ट और जो मेन पैरामीटर है वो है डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम। देखिए प्रोडक्शन वॉल्यूम को हम कई पैरामीटर में मेजर करते हैं। पहले हम डेली देखते हैं, डेली कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम है। वॉल्यूम मीन्स एक पर्टिकुलर जैसे 100 का लॉट या 50 एक लॉट में कितना डेली कितना है, वीकली फिर मंथली उसको हम एक लॉट में चेक करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं पिछले महीने से कि कितना प्रोडक्शन इस मंथ हुआ एक प्रोडक्शन वॉल्यूम में, फिर हम ट्राई करते हैं कि इसको इम्प्रूव करें। क्लियर है कि नहीं, तो जो ये फिजिकल एलिमेंट्स है और मेजरेबल पैरामीटर है, इन्हीं दोनों पैरामीटर से जनरली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन तीनों वर्ड में स्लाइटली डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हुआ कि किसी भी रॉ मटेरियल को हम डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स
जो हम मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो हम मशीन और इक्विपमेंट्स या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको ऐसे सीक्वेंस में या अरेंजमेंट ऐसा करें जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो इफ़िशियंट वे में विथ मिनिमम डिफेक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये जब प्रोडक्शन की आप जब बुक में जाएंगे जैसे पी एन राव या फिर ग्रूवर, हर बुक में ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन अलग मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब क्लासिफिकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। तो ये भी एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है वो जनरली डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर और फिर फिजिकल अरेंजमेंट पे। यदि हम फिजिकल अरेंजमेंट के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये बेसिकली टू टाइप्स का क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है क्लासिकल सिस्टम और सेकंड है द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जो क्लासिकल सिस्टम है इसको हम फोर टाइप्स में जनरली डिफाइन करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है जॉब शॉप, सेकंड फ्लो शॉप, थर्ड प्रोजेक्ट शॉप एंड फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली है क्या, जॉब एंड फ्लो, प्रोजेक्ट, कंटिन्यूअस, ये आपको अच्छे से डिस्कस होगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसमें जनरली हम दो यूज करते हैं मीन्स क्लासिफाइड टू में। फर्स्ट है लिंक्ड सेल सिस्टम एंड सेकेंड है जो फेमस है एफएमएस या फिर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इतने क्लासिफिकेशन को हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको और बुक में देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा इसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन, या किसी और बुक में देखेंगे तो भी डिफरेंट मिलेगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली यही है। सिस्टम का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जॉब्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जो जॉब्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसमें हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक लॉट साइज में, क्लियर है कि नहीं। जैसे देखिए इन द जॉब्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर इन स्मॉल लॉट साइज टू ए स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। इसमें हम प्रोडक्ट जो बनाते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, सपोज कोई प्रोडक्ट ए बी सी डी ढेर सारे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं लेकिन एक स्मॉल लॉट साइज में। कोई जैसे सीजनल डिमांड आ जाए या फिर कोई इस ओकेजनल कोई फेस्टिवल आ जाए तो उस टाइप के प्रोडक्ट जनरली इसमें बनाए जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक या वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए जो मशीन्स का ऑर्डर या फिर जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। जैसे देखिए द प्रोडक्शन मशीन आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। तो क्लियर है कि नहीं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं सपोज प्रोडक्ट ए है बी है तो हर प्रोडक्ट के लिए जो मशीन्स का अरेंजमेंट है वो भी इसमें चेंजेज होते हैं। तो जो मशीन का चेंजेज है तब इसमें सिस्टम ये कैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के ऑपरेट करने के लिए जो वर्कर रिक्वायर्ड है वो कैसे होना चाहिए, हाई स्किल्ड वर्कर। देखिए जो हाई स्किल्ड लिखा रहता है, हाई स्किल्ड वर्कर मीन्स जो इसको ऑपरेट करता है वर्कर। हाई स्किल्ड मीन्स कि जो वर्कर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस्ड वर्कर है, तो यही इसका सेंस है हाई स्किल्ड का, कि जो वर्कर होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए कि जो इस मशीन्स को ऑपरेट कर सके। जॉब शॉप में जो हम लेआउट यूज करते हैं वो फंक्शनल और प्रोसेस टाइप लेआउट हम इसमें यूज करते हैं। चलिए जॉब शॉप को हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। इसमें हम चार मशीन को कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट मशीन है वो है कास्टिंग, और जो सेकंड मशीन है वो लेथ, थर्ड वेल्डिंग एंड जो फोर्थ है लास्ट वो फिनिशिंग। तो ये चार टाइप्स के मशीन को हम लेके इसको डिस्कस करते हैं। और जो एरो का निशान है वो ये शो कर रहा है, ये ऑपरेशन को सीक्वेंस को शो कर रहा है। जैसे लेथ, यदि कास्टिंग है, कास्टिंग से हम लेथ पे जाएंगे, फिर लेथ से देखिए एरो आया है बिल्डिंग पे, तो ये ऑपरेशन के सीक्वेंस को शो कर रहा है। अब देखिए चलिए एक प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज प्रोडक्ट ए है। अब इस प्रोडक्ट को ए को हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये प्रोडक्ट सपोज पहले कास्टिंग से परफॉर्म होगा, फिर कास्टिंग के बाद ये जाएगा लेथ पे, लेथ के बाद ये प्रोडक्ट मूव करेगा वेल्डिंग पे, वेल्डिंग के बाद ये जो प्रोडक्ट ए है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखिए ऑपरेशन टर्मिनेट है, तो ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज प्रोडक्ट लेते हैं बी। ये प्रोडक्ट बी है, ये पहले जाएगा कास्टिंग, फिर जाएगा लेथ मशीन पे। जो रॉ मटेरियल मूव कर रहा है पहले कास्टिंग पे फिर लेथ मशीन,
उसके बाद ये डायरेक्ट आएगा फिनिशिंग पे, देखिए एरो का निशान है फिनिशिंग पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उसका जो मशीन्स का अरेंजमेंट है हर प्रोडक्ट के लिए चेंज है। तो इस टाइप का जहाँ पे अरेंजमेंट होगा उसे हम जॉब साइप टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंसीडर करेंगे। एडवांटेज ऑफ प्रोसेस लेआउट। तो बेसिकली प्रोसेस लेआउट के एडवांटेज क्या क्या है? देखिए जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि कैन हैंडल ए वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है कि नहीं? ये मीन्स की जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इसको ईजिली ये जॉब साहब जो है हैंडल कर सकता है। और सेकंड है जो इसमें इक्विपमेंट जो यूज हुआ है या जो पर्टिकुलर मशीन है वो लेस कॉस्टली होती है, क्योंकि जो स्मॉल सब कंपोनेंट में ये डिविजन्स होता है इसलिए जो कास्ट है उसका वो कैसा होता है, लेस होता है। और जो इंडिविजुअल जो प्लान है आप इस टाइप के जॉब शॉप पे आप एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं, जनरली फेल होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये तीन इसके मेन एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसेस लेआउट। इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो इन्वेंट्री कास्ट है वो बहुत हाई होता है। देखिए इन्वेंट्री मीन्स क्या हो गया, जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की कास्ट बहुत हाई हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, तो हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी कास्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और उसको आपको स्टोर भी रखना पड़ेगा। सपोज आप प्रोडक्ट ए बना रहे हैं तो उस टाइम पे जो बी सी डी का रॉ मटेरियल है वो भी आपको कैसे रखना पड़ेगा, होल्ड पे रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो इन्वेंट्री कास्ट होता है वो हाई होता है। सेकंड जो है इसमें इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट जो होता है वो लो। देखिए इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रो है कि जो आप मशीन इसमें यूज कर रहे हैं उसका जो यूटिलाइज रेट है वो लो है। ये कैसे लो है? आपने प्रीवियस वीडियो में स्लाइड में देखा था कि जो मशीन ए है उस पर तीन ही मशीन केवल वर्क कर रही थी। जो फोर्थ मशीन थी वो कैसी थी, आइडियल, उसका यूज नहीं हो रहा था। क्लियर है कि नहीं? अब सपोज प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, उस केसेस में दो मशीन ही यूज कर रहे हैं, उस केसेस में दो मशीन कैसा है, आइडियल है, जिसका यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए कि जो इसमें इस टाइप के जो जॉब शॉप है इसमें जो इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन रेट है वो कैसा होता है, बहुत स्लो होता है। और इसमें मटेरियल हैंडलिंग भी स्लो होती है क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो इससे ये भी प्रॉब्लम इसमें अकर्स करता है। फोर्थ है डिसएडवांटेज की जो स्पेशल अटेंशन फॉर ईच प्रोडक्ट और कस्टमर। देखिए स्पेशल अटेंशन ये हो गया कि आपको सपोज कंपोनेंट आप कोई प्रोडक्ट ए बना रहे हैं और सपोज बी की डिमांड आ गई तो आपको ए को स्टॉप करके बी पे जाना पड़ेगा, या बी को स्टॉप करके सी प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, या फिर कस्टमर का इस समय डिमांड क्या है मार्केट में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अटेंशन चाहिए इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम में, जिससे कि आप उस हाई टाइम पे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो ये इसके चार मेन डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस टाइप लेआउट के। अब जो इसका बेस्ट एग्जांपल है इस टाइप प्रोसेस टाइप जो मैन्युफैक्चरिंग का, वो है प्लास्टिक इंडस्ट्री। आप देखिए प्लास्टिक से हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्लास्टिक के बहुत से आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है जॉब शॉप टाइप में प्लास्टिक। नेक्स्ट टाइप है फ्लो शॉप। फ्लो शॉप में जो मशीन्स का अरेंजमेंट होता है वो एक लाइन में या फिर सीक्वेंस में होता है। एक लाइन्स में हर मशीन्स का अरेंजमेंट होता है। तो जब लाइन में मशीन्स वगैरह होते हैं तो जो इसका प्रोडक्शन रेट होता है वो कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। एक लाइन में हर मशीन जैसे कास्टिंग हो गया या फिर मशीनिंग या ड्रिलिंग, तो जब एक लाइन में जब कोई रॉ मटेरियल फ्लो होता है उससे उसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इस टाइप के जो मशीन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको हम बार बार चेंज नहीं करते। जब ये मशीन फिक्स्ड होते हैं तो इस टाइप का जो फ्लो शाफ्ट है वो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जनरली बना होता है। जैसे फोर व्हीलर की असेंबली हो गई, कार वगैरह की असेंबली, देखिए एक लाइन में होता है और उसमें जो उसका जो मशीन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसको इसमें हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी नहीं। इसका जो फ्लो शाफ्ट टाइप जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसके सिस्टम में पर्टिकुलर एक टाइप के प्रोडक्ट को हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कभी कभी इसका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है जिसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो कार वगैरह की असेंबली देखिए इसी फ्लो शाफ्ट या लाइन असेंबली में इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। कि लाइन असेंबली या फिर मास प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब उसमें मटेरियल हैंडलिंग हो वो प्रॉपर वे में हो और जो सीक्वेंस में ऑपरेशन हो। क्लियर है कि नहीं? तभी ये मास प्रोडक्शन इस टाइप की या लाइन असेंबलिंग में पॉसिबल होता है। और इसका जो मेन एक करेक्टरिस्टिक है जो टाइम स्पेंड होता है हर एक स्टेशन पे, सपोज जैसे कास्टिंग हो गया या फिर मशीनिंग है, उसके बाद ड्रिलिंग है। तो मशीनिंग पे जब प्रोडक्ट जैसे कंप्लीट होगा
सेम टाइम पे उसके प्रीवियस वर्कशॉप पे या फिर मशीन कास्टिंग में भी सेम टाइम पे प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, जिससे कि प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप के जो फ्लो शॉप या फिर सिस्टम होते हैं, उसमें जो टाइम स्पेंड होता है ईच स्टेशन पे वो फिक्स्ड होता है और इक्वल होता है, जिससे कि जो जॉब है या फिर रॉ मटेरियल है वो हर स्टेशन पे इक्वल टाइम पे फ्लो हो। इस टाइप के जो प्रोडक्शन सिस्टम में जो लेआउट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट हम यूज करते हैं। चलिए इसको ब्लॉक डायग्राम से अब डिस्कस करते हैं। सपोज ये रॉ मटेरियल है, अब ये पास हो रहा है पहले ये कास्टिंग से, ये जो कास्टिंग है पहले ये कास्टिंग से पास हो रहा है। सेकंड जो मशीन यूज हुआ है वो है मशीनिंग, फिर रॉ मटेरियल पास होगा ड्रिलिंग से, और आफ्टर डेट ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये जो WS2 शो कर रहा है ये वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3। ये देखिए एक लाइन में असेंबली है। तो रॉ मटेरियल पहले कास्टिंग से पास होगा, फिर मशीनिंग पे, ड्रिलिंग पे, और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट या शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो लाइन असेंबली होती है उसको हम फ्लो शॉप बोलते हैं। और हर एक ईच वर्क स्टेशन पे, जैसे कास्टिंग पे, मशीनिंग पे, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम इक्वल, जो एक लाइन था कि जो टाइम स्पेंड हो रहा है ईच स्टेशन पे वो फिक्स्ड होता है, इक्वल होता है। तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे इक्वल होता है। सपोज ये रॉ मटेरियल है, ये पहले प्रोसेस हो रहा है कास्टिंग मशीन से या फिर आगे, फिर मशीनिंग पे, फिर ड्रिलिंग पे, और ये फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। ये आपका एक लाइन असेंबलिंग है। अब सपोज जो कास्टिंग, जो जहाँ से कास्टिंग हम कर रहे हैं वो 4 कंपोनेंट या पार्ट को 1 घंटे में बना रही है। सेकंड है मशीनिंग, मशीनिंग केवल 2 ही कंपोनेंट को 1 घंटे में बना रही है। उसके आगे है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग जो है 4 कंपोनेंट 1 घंटे में बना रही है। तो आप बीच का अरेंजमेंट देखिए, जो मशीनिंग है यहाँ पे 2 कंपोनेंट हमेशा रुकेगा, क्योंकि कास्टिंग 4 कंपोनेंट या पार्ट को 1 घंटे में बना रही है, लेकिन जो मशीनिंग है वो केवल 2 कंपोनेंट को 1 घंटे में बना रही है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होल्ड पे रहेगा। तो ये लाइन असेंबली को हम बैलेंस करते हैं। टाइम का मैनेजमेंट को बैलेंस कैसे करेंगे इसको देखिए। यदि हम यहाँ पे एक मशीनिंग जो मशीन है उसको और इंस्टॉल कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 कंपोनेंट ऊपर वाला मशीन मैन्युफैक्चरिंग करेगा और नीचे जो मशीनिंग, एक और मशीनिंग हमने इंस्टॉल किया है तो ये भी कैसा प्रोड्यूस करेगा, 2 कंपोनेंट पर आवर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो 2 कंपोनेंट होल्डिंग पे था यहाँ पे वो रुकेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो इस टाइप के टाइम वेरिएशन को हम सेट करते हैं कि जिससे हर स्टेशन पे जो टाइम या टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो। इस तरीके से देखिए कास्टिंग पे भी 4 कंपोनेंट बन रहा है, मशीनिंग पे भी 1 घंटे में 4 कंपोनेंट बन रहा है, और डीलिंग पे भी 4 कंपोनेंट 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हम लाइन असेंबली में अरेंज करते हैं। अब चलिए एडवांटेज देखते हैं कि जो प्रोडक्ट टाइप लेआउट है इसके क्या एडवांटेज है। तो जो इसका फर्स्ट एडवांटेज है, जो इसका आउटपुट होता है वो हाई रेट होता है, मीन्स प्रोडक्शन रेट इसका हाई होता है। आप देख ही रहे हैं जब लाइन असेंबली रहेगा तो प्रोडक्शन रेट जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ऑलरेडी हाई मिलेगा। सेकंड जो इसमें यूनिट कास्ट होता है या फिर जो कास्ट इसके आते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रेट इतना हाई होता है कि जो प्रॉफिट के कंपेयर में यदि आप देखेंगे तो वो कास्ट हमेशा आपको कम दिखेगा। थर्ड है कि इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग कास्ट होता है वो भी कम होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए जो मशीन्स का अरेंजमेंट होता है वो एक लाइन असेंबलिंग होती है। तो जो हमको मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, कन्वेयर या लिफ्टर जो यूज करते हैं फ्रॉक टाइप, तो उस टाइप के जनरली इसमें नीड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग कास्ट आती है वो स्लो हो जाती है। और यहाँ पे जो लेबर है और जो मशीन का जो यूटिलाइजेशन रेट है वो बहुत हाई होता है। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम में आप देखिए हर मशीन को यूज करना पड़ेगा कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो ये मशीन का अरेंजमेंट होता है ये, प्लस हर मशीन को हम यूज करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और जो लेबर होते हैं वो भी ऑलरेडी हर मशीन को ऑपरेट करेगी। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट लेआउट सिस्टम में जो जो मशीन्स है प्लस लेबर है दोनों का यूटिलाइजेशन रेट बहुत हाई है। चलिए कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं प्रोडक्ट टाइप लेआउट के। इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि आप फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, मीन्स ये इनफ्लेक्सिबल होता है। आप कोई भी वैरायटी आप प्रोडक्ट इससे नहीं बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं।
सेकंड है कि ये हाईली ससेप्टेबल होता है तो शट डाउन। देखिए शट डाउन मीन्स क्या होता है, जब प्रोडक्शन रुक जाए उसे हम शट डाउन बोलते हैं इंडस्ट्री के वर्ड में। तो ये इसमें ज़्यादा संदेह होता है कि ये प्रोडक्शन कब रुक सकता है, क्योंकि देखिए सपोज मशीनिंग जो अब देखिए डायग्राम में देखिए, यदि सपोज मशीनिंग जो मशीन है वो ख़राब हो गई तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, आपका प्रोडक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप के चांसेस इसमें रहते हैं। सपोज जैसे कास्टिंग मशीन ख़राब हो गई तो आगे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हाईली ससेप्टेबल होता है कि यदि कोई एक भी मशीन ख़राब हो गई तो आपको प्रोडक्शन तुरंत रोकना पड़ता है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है लाइन टाइप असेंबली में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर टीवी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, तो इस टाइप के लाइन असेंबली हम वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर प्रोडक्ट टाइप लेआउट से हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट शॉप। जो प्रोजेक्ट शॉप टाइप जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसमें हम जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो किसी फिक्स्ड पोजीशन पे या फिर लोकेशन पे करते हैं, और उस फिक्स पोजीशन या फिर लोकेशन पे हम सभी मशीन्स को, इक्विपमेंट को, वर्कर को ले जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर जो हम शिप वगैरह बनाते हैं, जहाज जो पानी वाटर सी, तो उस केसेस में हम सब कुछ वहीं पे ले जाते हैं। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन, in this type a product must remains in a fixed position or location because of its size and weight। जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना हुआ, जैसे कोई भी ब्रिज होगा, रेलवे ब्रिज या फिर ऐसे ब्रिज, तो उस वहाँ पे देखिए हम सब कुछ रॉ मटेरियल और जो मशीन, इक्विपमेंट, लेबर, सब कुछ हम उस साइट पे ले जाते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम प्रोजेक्ट शॉप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मटेरियल, मशीन एंड पीपल या फिर वर्कर इन फैब्रिकेटेड और ब्रॉड टू द साइट। जहाँ पे प्रोडक्शन होता है पार्टिकुलर साइट पे या फिर पार्टिकुलर लोकेशन पे, वहाँ पे हम इन सब मशीन को हम वहाँ पे ले जाते हैं। और जो इसका लेआउट होता है उसे हम जनरली फिक्स्ड पोजीशन लेआउट बोलते हैं। चलिए इसको ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये कोई शिप है, या फिर हमको कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना हुआ, तो सपोज ये शिप का एग्जांपल है, ये कोई शिप हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो शिप देखिए हमेशा कोस्टल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि यदि हम उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि लीकेज है या नहीं, तो उस केस में हम तुरंत वहाँ पे कोस्टल एरिया में, या फिर उसको तुरंत हम पानी में मतलब पानी में डाल के हम देख सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वेट्स का, या फिर फ्लोटिंग कंडीशन में जो होती है कैसे फ्लोट करे। तो इसलिए ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पार्टिकुलर साइट पे होती है। तो उस साइट पे हमको सपोज रॉ मटेरियल और जितने भी मशीन है, क्लियर है कि नहीं, जैसे कोई भी मशीन हो गई, जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गई, और हमको बिल्डिंग करने के लिए भी चाहिए तो बिल्डिंग मशीन हो गई, उसको कटिंग के लिए हमको कटर चाहिए तो कटर मशीन, और वर्कर या लेबर और ग्राइंडिंग मशीन, जो जितने मशीन होती है, रॉ मटेरियल, सब कुछ हम उस पार्टिकुलर साइट पे ले जाते हैं और फिर वहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सपोज कहीं रेलवे का ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर्टिकुलर साइट पे हम सब इक्विपमेंट लाइक रॉ मटेरियल, जितने इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज होंगे और जो लेबर होंगे, तो सब कुछ हम वहाँ पे ले जाते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप के जितने ऑब्जेक्ट्स हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्टिकुलर प्लेस पे या पार्टिकुलर साइट पे, वो सब प्रोजेक्ट शॉप के अंडर आते हैं। तो आई थिंक अब आपको प्रोजेक्ट शॉप क्लियर। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट लेआउट। देखिए इसमें कौन कौन से एडवांटेज है। जो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सपोज कोई कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। सेकेंड कि जब प्रोडक्ट टोटल बन के कंप्लीट होता है तो जो उसका कास्ट होता है, टोटल कास्ट, वो कंपेयर टू प्रोडक्ट कैसा होता है, लिस्ट होता है। तो बेसिकली ये इसके एडवांटेजेज हैं। तो इसमें कुछ देख लीजिए, जैसे मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, थर्ड लिस्ट टोटल प्रोडक्शन कास्ट, एंड जो फोर्थ है ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए कुछ डिसएडवांटेज भी डिस्कस करते हैं। जो इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोजेक्ट टाइप लेआउट, कि जो मशीन, टूल, वर्कर टेक मोर टाइम टू रीच द फिक्स्ड पोजीशन। देखिए इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका जो इसमें जो लेआउट है वो जनरली साइट्स पे होता है, मीन्स आउटसाइड। तो टाइम कंज्यूमिंग टाइम है इसमें। जो जो भी चीज़ें हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें लॉन्ग टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वर्कर को उस साइट पे जाना होता है। क्लियर है कि नहीं, रनिंग उनका जाने का टाइम, आने का, तो इसलिए जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टाइम ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में रहता है। उसके बाद ये कंप्लीट होता है, मीन्स टाइम टेकिंग ये प्रोजेक्ट होते हैं इस टाइप के जो हम जॉब बनाते हैं। सेकेंड है इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड।
जो इसमें वर्कर होते हैं वो जनरली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि जॉब का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, प्लस इसका जो कॉम्प्लिकेशन है मीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स शेप में होता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए मशीन्स को या फिर अरेंजमेंट को जनरली हाई स्किल या फिर एक्सपीरियंस्ड वर्कर इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। और थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड जिग एंड फिक्चर। देखिए जिग एंड फिक्चर एक तरीके से होल्डिंग डिवाइस है, जो भी किसी भी जॉब को या फिर जो वर्क पीस हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी इक्विपमेंट को होल्ड करने के लिए जिग एंड फिक्चर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जिग एंड फिक्चर कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि आपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, वहाँ पे क्रेन वगैरह यूज करते हैं, या फिर जहाँ पे बिग साइज के जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो हमको होल्डिंग डिवाइस भी कॉम्प्लिकेटेड जनरली यूज होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। चलिए इसके एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ पे हम प्रोजेक्ट लेआउट टाइप हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में, सेकंड लार्ज एयरक्राफ्ट असेंबली, थर्ड शिप बिल्डिंग जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, और जो फोर्थ है ब्रिज कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरली इस टाइप के प्रोजेक्ट लेआउट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोसेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा फ्लूइड या फिर लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे देखते हैं, इन दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस द प्रोडक्ट सीम्स टू फ्लो फिजिकली। जहाँ पे लिक्विड आपको दिखेगा कि वो फ्लो हो रहा है फिजिकली, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह के जो रिफाइनरी वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस पे ही बेस्ड होते हैं। सेकेंड, the difference between the flow shaft and continuous process is, in continuous process the product seems to flow because they are liquid gases and powder। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, फ्लो शाफ्ट। फ्लो शाफ्ट में भी जो मशीन्स का अरेंजमेंट होता है वो भी एक लाइन में होता है। सेम कंटिन्यूस प्रोसेस में भी जो मशीन्स का अरेंजमेंट होता है वो भी लाइन में होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूस टाइप एंड फ्लो शाफ्ट। देखिए इसमें कंटिन्यूस टाइप में जो हमारा रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे यहाँ पे या तो हमारा लिक्विड में होगा या फिर गैस में या फिर पाउडर फॉर्म में होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस टाइप में एंड फ्लो में फ्लो होगा। चलिए इसको हम ब्लॉक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सपोज ये कोई प्रोसेस वन है, सपोज कोई मशीन है जहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस होगा। अब इसमें जो हमारा वर्क पीस है वो या तो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर कोई एनर्जी, जैसे एनर्जी क्या हो गया, जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनरी, जैसे डीजल या पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल होता है जिसको रिफाइनरी में क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। जब ये सपोज एनर्जी एज ए क्रूड ऑयल जब फर्स्ट प्रोसेस से पास होगा और वो जाता है सेकेंड प्रोसेस पे, यहाँ पे फिर वो रिफाइन होगा, क्लियर है कि नहीं। फिर वो पास होगा थर्ड प्रोसेस से, सपोज ये थर्ड प्रोसेस है। यदि आपने क्रूड ऑयल लिया हुआ है एज ए रॉ मटेरियल तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा, गैस, और सेकंड आपको क्या मिलेगा, ऑयल, क्लियर है कि नहीं। यदि आपने इसमें रॉ मटेरियल कोई रॉ मटेरियल लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो आई थिंक अब आपको कंटिन्यूस प्रोसेस टाइप क्लियर हो गया होगा। देखिए कंटिन्यूस टाइप भी लाइन एक इस यहाँ पे भी मशीन जो है वो भी लाइन में असेंबल है, जो अरेंजमेंट है वो भी लाइन में है। लेकिन ये डिफरेंस क्या है, आपने जो पहले पढ़ा था फ्लो शॉप और कंटिन्यूस टाइप में, फ्लो शॉप में हमारा जो जॉब होता है वो हमारा जो पर्टिकुलर जॉब सॉलिड फॉर्म में हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस टाइप में यहाँ पे जो हमारा जॉब होगा या फिर जो एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्लियर है कि नहीं। अब इसका हम यूज कि बेसिकली कंटिन्यूस टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हम यूज कहाँ पे करते हैं। इसका जो फर्स्ट यूज करते हैं वो ऑयल रिफाइनरी में, जैसे IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या BPCL या HPCL के जो प्लांट्स होते हैं जो कि क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, वहाँ पे इस टाइप का कंटिन्यूस प्रोसेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। सेकंड है केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे दवाई वगैरह या मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, क्लियर है कि नहीं, या फिर किसी प्लांट्स वगैरह में जहाँ पे केमिकल की कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस टाइप के प्लांट में हम कंटिन्यूस टाइप यूज करते हैं। और जो थर्ड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे पैकिंग वगैरह होती है या कोई कोई फूड का जो प्लांट्स है वहाँ पे इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और इसका जो ब्रॉड